अच्छा जी, बस वही लास्ट टाइम रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको ब्लड के बारे में, जो हमारा मिड का पोर्शन था उसके बारे में पढ़ाया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड की जब हमने बात की थी तो हमने ब्लड के फंक्शन पढ़े थे। उसमें ब्लड का एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि वो करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को वो टिश्यू के अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके लंग्स के थ्रू बाय करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स को वो डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसके बाद वो कहाँ पे लेके जाता है, टिश्यू लेवल पे लेके जाता है। अब ऑक्सीजन भी पहुंच गई और न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच गया, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और टिश्यू उसको अपने लिए या सेल अपने लिए यूज करेगा और लाइव रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपको शुरू से बताया कि सेल की लाइफ के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं और ऑक्सीजन ज़रूरी होते हैं ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो और सेल जिंदा रहे। सेल जिंदा रहेगा, टिश्यू जिंदा रहेगा, टिश्यू जिंदा है तो आपका ऑर्गन जिंदा है, एट द एंड आपकी लाइफ है। ठीक है, तो अब हमने ब्लड का ये फंक्शन तो पढ़ा, लेकिन हमने डिटेल डिस्कस नहीं की कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो उसके लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा, गैसेस वाला काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या रह गया, न्यूट्रिएंट्स वाला। तो वो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स को आप स्टडी कर लो। ठीक है, अब हमारे सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन रेज होता है, वो यही होता है ना कि आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है ना वो इन्वॉल्व है। ठीक है ना, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर है ज़रा बताएंगे। ठीक है जी, तो नॉस्ट्रल, अच्छा मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपने किसी चीज़ को इनलिस्ट करना हो या ऑर्गन्स के बारे में या सिस्टम के बारे में स्पेशली, कि आपने उसमें जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं किसी सिस्टम में, तो आपने इनलिस्ट करना उनको, तो आप ज़रा ना उसको फॉलो किया करें, तरतीब से फॉलो किया करें कि आप सांस ले कहाँ से रहे हो। नॉस्ट्रल्स हैं, उसके बाद ट्रेकिया आ गया, उसके बाद ब्रोंकियोल्स आ गया, ब्रोंकस आ गया, ब्रोंकस आ गया, ब्रोंकियोल्स आ गया, और एट द एंड क्या हो गया, एल्वियोलाई। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि रेस्पिरेशन हुई, ब्रीदिंग हुई। ठीक है, ब्रीदिंग के बाद गैस ने क्या किया, जो हमारी एयर है वो अंदर पहुंच गई, और इस लेवल पे एल्वियोलाई के लेवल पे क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है ये आपको बताया था मैंने पहले। ठीक है, ब्रीदिंग आउट एंड इनफ्लो ऑफ एयर, और जो हमारे पास रह गया जनाब, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंटिलेशन एंड ब्रीदिंग, सेम चीज़ है। ठीक है, अब हमारे पास जो सिस्टम है रेस्पिरेशन का, इसका गोल क्या है। मेन गोल तो यही है ना कि ऑक्सीजन को लेके जाना है, बार बार बोल रहा हूँ, टिश्यू तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, ये मेन गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो वो स्टेप्स हम डिस्कस करने लगे। पहला स्टेप क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन क्या है अभी बताया, आप लोगों ने बताया। पहला काम ही यही होगा ना कि हमने सांस अंदर लेना है, सांस बाहर छोड़ना है, सांस अंदर लेना है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। हम किस चीज़ पे जा रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, ये पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है या ये जो गोल हम अचीव करना चाह रहे हैं, इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमने सांस लेना है, पहली बात सांस हमने ले लिया। उसके बाद डिफियन, पहली तो बात दिमाग में ये बिठा लें कि जितना भी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है ये डिफियन पे बेस कर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए डिफियन होती है, कौन बताएगा, किसी को पता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि हम गैस को स्टडी कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब आपने इनहेल तो कर लिया, आपकी जो एयर है वो तो पहुंच गई। ठीक है, पहुंच गई कहाँ पे, दोबारा आप पिछली स्लाइड पे जाते हैं, रेस्पिरेटरी हो गया, इधर तक गैस पहुंच गई।
एल्वियोलाई के अंदर आपने जब इंस्पायर किया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी ना। अब ऑक्सीजन ऊपर ये ब्लड कैपिलरीज होगी, एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है ना। जिधर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा, चाहे वो गैस हो चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, उसके ऊपर क्या होगी, कैपिलरीज होगी, ब्लड कैपिलरीज, ताकि वो उसको पिक करे और जो चीज देनी है वापस दे। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई के ऊपर है, ब्लड आया यहाँ पे, सॉरी सांस लिया यहाँ पे, अब ऑक्सीजन ज्यादा है किसमें, एल्वियोलाई में ज्यादा है ना, आप अंदर लेके जा रहे हो, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, ब्लड में कम है कैपिलरी में चली जाएगी, और ब्लड फिर उसको पिक करेगा और क्या कर देगा, टिश्यू तक पहुंचा देगा। इसी तरह टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है ब्लड, और यहाँ तक ब्लड पहुंच गया। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी क्योंकि वो पूरे बॉडी से इकट्ठा किया उसने, और एल्वियोलाई के अंदर क्या होगी, कम होगी, तो हायर से लोअर, तो ये एक्सचेंज होगा। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये इसकी फिजियोलॉजी डिपेंड करती है डिफियन के प्रोसेस। हम बड़ी डिटेल पढ़ेंगे कितना प्रेशर डिफरेंस होता है एल्वियोलाई में कि ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, कितना प्रेशर डिफरेंस होता है ब्लड में और एल्वियोलाई में कि कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। अब यही ब्लड जब ऑक्सीजन लेके जाएगा टिश्यू में, टिश्यू लेवल पे जब जाएगा तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि उसने यूज किया हुआ है, तो ब्लड से फिर अब ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाएगी, ब्लड में ज्यादा है ना। उसके बाद अब टिश्यू के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई उसके रिजल्ट में क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, टिश्यू में ज्यादा हो रही है, तो फिर टिश्यू से या सेल से किस में चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, उधर भी एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब अगली बात चले, डिफियन का सिस्टम समझ आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, अब ब्लड ने ऑक्सीजन उठाई एल्वियोलाई से, ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना, जहां पे रिक्वायरमेंट है टिश्यू तक तो लेके जाना ना, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसी तरह सेल से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को किधर ट्रांसपोर्ट करना है, लंग्स में, ताकि बाहर निकले, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मर्जी आप अच्छी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, आपके लंग्स में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पहुंच गई, एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन किस में पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई, ब्लड आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी आप अगर एक्सट्रीमिटीज देखोगे ना, स्किन, वो सेल जो है ना डेड होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, ब्लड नहीं पहुंच सकता ना, ज्यादा थिक ब्लड होता है ड्यू टू द ग्लूकोज, तो थिक ब्लड प्रॉपरली एक्सट्रीमिटीज तक नहीं पहुंच पाता। जब नहीं पहुंच पाएगा तो ना ही ऑक्सीजन जाएगी ना ही न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो सेल क्या होना शुरू हो जाएगा, डेड। जब सेल डेड होगा तो टिश्यू भी डेड होना शुरू हो जाएगा, स्किन आपको डेड नजर आएगी, क्रैक्स नजर आएंगे। ठीक है, रीजन क्या है, ना ऑक्सीजन पहुंची ना न्यूट्रिएंट्स पहुंचे, तो नहीं पहुंची, तो पहुंचाने का हम वर्ड क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट है इस गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट में क्या है, रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब पता है, पहले पढ़ाया था, एरिथ्रोपोएटिन के बारे में पढ़ाया था, उसकी रेगुलेशन पढ़ाई थी। एक एग्जांपल मैंने दी थी, पंखे का रेगुलेटर होता है, जब आपको जरूरत पड़ती है ज्यादा हवा की तो आप तेज कर देते हो, जब कम पड़ती है तो कम कर देते हो। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम या ज्यादा होती रहती है बॉडी में। मैं नॉर्मल ठहरा हूँ, रिक्वायरमेंट कम है या ज्यादा है मेरे मसल्स को, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर तो रेगुलेशन जरूरी है ना। जब अच्छा, कैसे फिर रेगुलेशन होती है, मतलब अगर मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो आपका सांस फिर ब्रीदिंग ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होगी, ज्यादा उसके लैब्स पड़ेंगे तो क्या होगा, ज्यादा आप ऑक्सीजन लेके जा रहे हो और ज्यादा ब्लड जो है ना। अच्छा, उस सूरत में फिर हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। क्यों, ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है तो हार्ट बीट ज्यादा होगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा ना। अगर हार्ट उधर ही रहे और आप सांस लंबे लंबे ले जा रहे हो या तेज तेज ले जा रहे हो, तो ब्लड तो उसी रफ्तार से जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। हार्ट बीट भी तेज होगी, ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा वापस आएगी, क्योंकि जितना ऑक्सीजन जा रही है उतना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना, तो वो वापस भी उतनी ही आएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, सांस लेना है। पहला तो काम ही यही है ना कि सांस लेना है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो चीज पहुंच गई है वो डिफ्यूज तो हो, लंग्स से ब्लड में तो जाए, डिफियन। तीसरा स्टेप क्या है, अगर डिफ्यूज भी हो गई है तो ब्लड लेके तो जाए सेल तक। चौथा स्टेप क्या है, रेगुलेट करना, इसको चलाना कैसे है।
गाड़ी भी है, फ्यूल भी है, सारा कुछ है, रोड भी है, चलाना कैसे है, किधर स्पीड ज्यादा किधर स्पीड कम। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा है, मैं इस पे ज़्यादा कोई जोर नहीं दूंगा कि आप जो मैकेनिज्म है पल्मोनरी वेंटिलेशन का, उसमें किस तरह से आपका स्ट्रक्चर मूव करता है। स्ट्रक्चर मींस लंग्स जो हैं वो किसके नीचे पड़े हैं, रिब्स के, रिब्स के, ठीक है। उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, डायफ्राम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप सांस लेते हो, इंस्पायर करते हो, तब मूवमेंट कैसी होती है, रिब्स की और डायफ्राम की। जब आप एक्सपायर करते हो तो तब मूवमेंट कैसी होती है। अब सिंपल इसकी एग्जांपल यही दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि जब हवा ने लंग्स के अंदर जाना है तो मैं कह सकता हूं कि लंग्स को ना जरा कुशन मिलेगा, खुली जगह मिलेगी, और अगर एक्सपायर होना है तो उस पर प्रेशर बढ़ेगा। तो कॉमन सेंस यही बनती है कि यार जब हमने सांस लेना है तो रिब केज ऊपर उठेगा ताकि लंग्स जो है ना वो खुल जाए, नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा हो, नेगेटिव प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा हो। मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ आपके पास। अच्छा, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना ये गुब्बारे की बैलून की एग्जांपल चलेगी क्योंकि वो ज़रा रिलेटेड है। आपने गुब्बारे में हवा भरी हुई है पहले से, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने हाथ रखा है। अगर आपने मज़ीद हवा भरनी है तो आपको थोड़ा सा हाथ पीछे हटाना पड़ेगा ताकि ईजिली हवा भरी जाए, और अगर आपने हवा निकालनी है आप हाथ को पुश करो। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको एक और बात आपको समझा। इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ। ये डायफ्राम है, ठीक है ना, ये लंग्स है, इसके ऊपर क्या पड़ा होगा, रिब केज पड़ा होगा, ठीक है। अब ये देखें कि जब आप सांस अंदर की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है, तो रिलैक्स होना चाहिए। इन्वायरमेंट जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके लिए रिलैक्स होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। रिब केज भी ऊपर उठ जाएगा। आप सांस आप इंस्पायर करके देखो ना, आपका रिब केज ऊपर उठता है, नीचे लंग्स पड़े हैं तो रिलैक्स हो जाएंगे ना, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर और बढ़ जाएगा। इसी तरह जो डायफ्राम है जो नीचे होता है, ये नॉर्मल, ये एक्सपायर की कंडीशन है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम नीचे हो जाता है, नीचे से पुश किया हुआ था ना वो नीचे हो जाएगा। अब नीचे से भी हट गया प्रेशर, ऊपर से रिब केज का प्रेशर भी हट गया। लंग क्या है, और हवा आप इंस्पायर इजीली कर लो। इसी तरह इसको उलट कर लो। जब आप एक्सपायर करते हो रिब केज नीचे बैठता है और डायफ्राम ऊपर को, तो वो स्क्वीज कर देता है, तो जो एयर है वो बाहर निकलता है। इसी तरह अगर आप स्टर्नम को देखो, रिब केज किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टर्नम के साथ। स्टर्नम की मूवमेंट भी फॉरवर्ड होगी, जिस तरह रिब केज ज़ाहिर बात है उसके साथ अटैच है तो वो भी तो आगे जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीरियर पोस्टीरियर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इंटीरियर आगे पोस्टीरियर पीछे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और लंग्स जो है ना वो उनको कुशन मिल जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। और इसमें सम टाइम अगर एक्सपायरेशन करानी हो, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करवानी हो किसी भी, चाहे वो एक्सरसाइज के चक्कर में हो या कोई और मसला हो, तो एब्डोमिनल मसल भी इन्वॉल्व होते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर फोर्सफुली रेस्पिरेशन हो रही है, एब्डोमिनल मसल में पेन भी शुरू होना शुरू हो जाता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्सपायर कराने, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है। ये मैट्रिक में पढ़ा होगा, एफएससी में पढ़ा होगा। जो और मजीद समझाने वाली बात है उस पर चलते हैं। ये सारी स्लाइड इसमें लिखी हुई है। अब सारी बात अभी हम कह रहे थे ना प्रेशर की बात, अभी हम पढ़ रहे थे ना जी, प्रेशर रिब केज की वजह से बढ़ गया, रिब केज की वजह से कम हो गया, रिब केज जब ऊपर उठता है तो कम हो जाता है प्रेशर। किस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं? अंदर की तरफ कोई प्रेशर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लंग के अंदर कोई प्रेशर है, एल्वियोलाई के अंदर कोई प्रेशर होगा, ठीक है। उन प्रेशर्स को जब हम डिस्कस करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये प्रेशर का होना क्यों बनता है, रीजन क्या है इसकी। एक छोटी सी भी जिसे कहते हैं ना कि फर्क अगर आ जाए प्रेशर में, तो किस तरह से सारी की सारी रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि बच्चा फीटस, जब बच्चे की पॉपुलेशन होती है, एनिमल में पॉपुलेशन कहते हैं, तो क्या होता है, या ह्यूमंस की अगर हम बात करें
आफ्टर डिलीवरी बच्चे का पहला स्टेप क्या इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा क्या करे? रोए। वजह, लंग्स खुलते हैं। क्यों खुलना जरूरी है? क्योंकि लंग्स के अंदर एयर का इन्फ्लेट होना बहुत जरूरी होता है कि लंग खुल जाए। अक्सर फूंक भी मारते हैं, एनिमल्स में फूंक भी मारते हैं, कभी आप गाँव या पिंडों में देखो फूंक मारते हैं, इन्फ्लेट कर जाए। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों। दूसरा, इस केस को डिस्कस करेंगे कि जब सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसमें भी आपको या एनिमल को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे रखते हैं, तो लंग को ऐसा क्या हो जाता है कि वो खुद से, अब एक कोई एनिमल है या इंसान है ड्यूरिंग सर्जरी अगर वो बेहोश है, वो सांस तो ले रहा है ना, माना कि वो ज़रा स्लो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होगा लेकिन सांस तो ले सकता है ना। ओपन हार्ट सर्जरी में ऐसा क्या होता है कि आपको बाहर से रेस्पिरेशन जो है ना वो देनी पड़ती है। ठीक है, ठीक, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आगे चलते हैं, ठीक है, पढ़ाना इजी हो जाएगा। अब पहली बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला प्रेशर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे जितने टाइप्स के प्रेशर है ना हम पढ़ते जाएंगे। एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेशर है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेशर है, वो सारे हम पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट क्या है? प्लूरल प्रेशर। पहले तो ये बात बताओ, प्लूरल मेम्ब्रेन होती क्या है? जो किडनी को कवर करती है मेम्ब्रेन। अच्छा, ये तो एक कंसेप्ट हो गया जो किडनी को कवर करती है। दूसरी बात ये, क्या ये सिंगल होती है डबल होती है? डबल होती है। कैसे? इसकी एग्जांपल मजे की देते हैं जी, जरा समझाने के लिए इजी हो जाएगा काम। वही बैलून है आपके पास, हवा उसमें भरी हुई है, लंग्स में भी हवा होती है। कभी भी लंग्स जो है ना वो हवा से खाली नहीं होता, अगर होगा तो चिपक जाएगा, डेथ हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखें यार। ये दरवाजा बंद करो। अब बैलून है, ठीक है, बैलून के ऊपर आपने शॉपर चढ़ाया, उस शॉपर को आपने चिपका दिया बैलून के साथ, प्लूरल मेम्ब्रेन का एक कवर हो गया। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट शॉपर चढ़ाया, उसको आपने बाहर स्ट्रा रख के स्ट्रा के साथ चिपका दिया। अब स्ट्रा को आप कंसीडर करें जैसे रिब्स है, क्योंकि जो दूसरी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो रिब्स के साथ जुड़ी है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अंदर वाली जो है किसके साथ जुड़ी है? लंग्स के साथ। दरमियान का जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस कहते हैं। उस प्लूरल स्पेस का जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? आ जाओ फिगर पे, आ जाओ फिगर पे, आ जाओ। ये दोनों रेड लाइंस क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक लंग के साथ जुड़ी है, एक बाहर रिब केज के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। दरमियान में क्या है? वाइट स्पेस है। उस स्पेस में जो प्रेशर है वो कितना होता है? -5 -4। -5 भी कहते हैं, -5 अगर गाइटन को आप देखोगे उसमें -5 -5 को डिस्कस करें। समझ आ गई यहाँ पे? अब ये -5 क्यों होता है? प्लूरल प्रेशर -5 क्यों होता है? अच्छा, चले मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा, पहले ये समझ लें, जो अंदर का प्रेशर -5 है, ये बाहर के प्रेशर जो होता है ना एटमॉस्फेयर का, उसका डिफरेंस है, ठीक है ना। बाहर के प्रेशर से -5 कम होता है, तो -5 नेगेटिव प्रेशर होता है। ये क्यों होता है? बराबर क्यों नहीं होता? बराबर होगा तो आप ब्रीदिंग कैसे करोगे? अगर अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा तो ही हवा जाएगी इजीली। ये सक्शन प्रोवाइड करता है। चले आसान वर्ड, जो नेगेटिव प्रेशर होता है हमेशा सक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आंधी क्यों आती है? हवा जो चलती है, आंधी क्यों आती है? जहां से हवा चल रही है दूसरी जगह पे जब मूव करती है, उस जगह पे मूव करेगी जहां प्रेशर कम होगा। इधर ज्यादा है हवा का प्रेशर, कम की तरफ मूव करेगी, फास्टली मूव करेगी। आप देखें वो आंधी है, कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। जिस तरह गैसेस कम प्रेशर की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी -5 इसलिए होता है ताकि आपका लंग कोलैप्स ना कर जाए, उसमें हवा रहे। अब इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि जब आप इंस्पायर करते हो, सांस लेते हो, तो मैंने क्या बताया था, रिब केज ऊपर उठ जाता है, डायफ्राम नीचे, तो क्या होता है? लंग्स
मजीद जरा रिलैक्स हो जाते हैं। हाथ गुब्बारे से हटा लो, पहले दबाया हुआ था गुब्बारा, हाथ हटा लो। तो ये -5 बढ़ेगा या कम होगा? -5 बढ़ेगा। नेगेटिव प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि आपने प्रेशर हटा लिया ऊपर से। लंग्स में प्रेशर, जिस प्लूरल प्रेशर जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ और बढ़ेगा। तो ये जो डिफरेंस आता है वो तकरीबन 2.5 का आता है, ये 7.5 तक चला जाता है। जब 7.5 तक चला जाता है इजीली आप इंस्पायर कर लेते हो। इसी तरह इसको उलट कर लो आप, कि जब आप एक्सपायर करोगे तो फिर रिब केज ऊपर बैठेगा, लंग्स के ऊपर आ जाएगा ना, और डायफ्राम नीचे से ऊपर आ जाएगा। अब लंग्स को क्या है, जरा स्क्वीज हो जाएंगे, प्रेशर ऊपर बढ़ जाएगा। वो दोबारा से जो प्रेशर था -5 दोबारा से -5 हो जाएगा, और क्या होगा, आवाज जो है वो बैठ। ये बात समझ लगी? इजी है, बात प्रेशर की हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज एक और देखें, इस फिगर को देखें। अगर लंग प्लूरल मेम्ब्रेन पंक्चर हो जाती है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट लगता है, कोई कील लगता है, कोई पॉइंटेड कोई चीज लगती है, तो उसकी वजह से लंग्स अगर उसमें क्या होता है, पंक्चर होता है, तो क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो -5 था वो डिस्टर्ब हो गया। तो जो ही वो डिस्टर्ब होगा तो लंग्स आपको क्या करेंगे। इसमें निमोनिया में तो अलग चीज है, उसमें तो ये है कि जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो पानी की वजह से, पानी पड़ जाता है और उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकते। आगे जो आपके जो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आगे के लेक्चर है ना, उसमें निमोनिया भी होगा, उसमें हमने ये भी पढ़ना है यार, एक क्या होता है जिसमें गैसेस वगैरह, एस्थमा भी पढ़ना है हमने, और एम्फिसीमा भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आगे हमने पढ़नी है। उसमें कंडीशन भी बताऊंगा आपको, और उस कंडीशन की वजह से प्रेशर कैसे डिस्टर्ब होता है, एक्सचेंज डिफियन कैसे डिस्टर्ब होती है, वो सारा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ लगी? तो जब पंक्चर होगा तो क्या डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो कोलैप्स कर देंगे। अब आते हैं केस पे, क्योंकि केस इससे रिलेटेड है। केस ये है कि एनिमल की ओपन हार्ट सर्जरी है, ठीक है। जल्दी से, टाइम इस पे ज़्यादा ना करें लिखने में, जल्दी से। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या हुआ कि डॉक्टर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यूज करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी में हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उसको एक्सप्लेन करें। तो रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सी है कि जब रिब केज ओपन होता है तो उस पे जो प्लूरल मेम्ब्रेन में जो प्लूरल स्पेस है उसमें जो नेगेटिव प्रेशर है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए हम बाहर से रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या होता है कि जब सर्जरी कंप्लीट होगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्जरी, लास्ट स्विचर लगाने से पहले दोबारा से लंग्स को इन्फ्लेट करते हैं। अगर ऐसे छोड़ जाओगे तो एनिमल एक्सपायर हो जाएगा। उसकी क्या रीजन है? जैसे कि एक आफ्टर बर्थ जो है वो बच्चा रोता है और अपने आप को इन्फ्लेट करता है, इसी तरह फिर हम उसको भी इन्फ्लेट करते हैं, क्योंकि लंग्स को हवा से खाली नहीं रखना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एनिमल है या ह्यूमन वो बेहोश पड़ा है तो आप ये सोच रहे हो जिस तरह बच्चा रो के भर लेता है ये भी भर लेगा, उसमें तो आपको इन्फ्लेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये बात समझ आ गई? इसी चीज है। एल्वुलर प्रेशर। अब एल्वुलर का ब्लड प्रेशर होगा, जो प्रेशर एल्वुलर के अंदर होता है गैस को, उसको क्या कहते हैं? एल्वुलर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये एल्वुलर प्रेशर क्या होता है? इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाहर का प्रेशर है उससे क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या है? जीरो ही होगा ना।
बाहर का और अंदर का एल्वियोलाई का प्रेशर क्या होता है, बराबर। तो अब जब बराबर है तो फिर गैस कैसे मूव करेगी अंदर भाई? लंग्स के अंदर तो गैस पहुंच गई, किसकी वजह से? -5 की वजह से, जो -5 -7.5 तक चला गया था, डिफरेंस और बढ़ गया था, अंदर तो आ गया। अब एल्वियोलाई में कैसे जाएगी? एल्वियोलाई में ऐसे जाएगी कि 0 है ना, बराबर है। जो ही लंग्स ने इंस्पायर किया तो लंग्स से प्रेशर हटा था ना, एल्वियोलाई से भी तो हटेगा ना, एल्वियोलाई तो उसके अंदर ही पड़ेगा ना, वो -1 तक चला जाएगा। सॉरी, कौन है? हैंड रेस करो। जब मैंने आपसे ये कहा एल्वियोलर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इन द एल्वियोलर, गैस का प्रेशर एल्वियोलर। अब गैस एयर क्या है, जब आप वो तो अंदर आकर चली गई, इसकी वजह से -5 की वजह से जो एल्वियोलर प्रेशर था, जो कि जब दिल से ऊपर उठा है तो वो -7.5 तक चला गया, इसकी वजह से वहां पर चली गई। अंदर सामने प्रेशर था ज्यादा और चली गई। अब लंग्स के अंदर एल्वियोलर में एल्वियोलाई अंदर कैसे जाएगी? मैंने अभी कहा कि एल्वियोलाई का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन जब आप इंस्पायर करते हो तो लंग्स से इसके ऊपर उठेगा कि उठेगा, तो प्रेशर कम होगा। तो एल्वियोलाई जो अंदर पड़े ना, उसका प्रेशर 0 से -1 की तरफ चला। अब जब -1 है तो क्या होगा? एल्वियोलाई का प्रेशर आप इसको निकालना। जब एयर चली जाती है उसके बाद क्या होता है कि जब आप वापस एक्सपायर करते हो तो क्या होगा? वो वापस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब आप रेस्टिंग पोजीशन है, मतलब जब सांस नॉर्मल सांस नहीं है तो क्या होगा? 0 पे रहेगा। जब आप इंस्पायर करोगे तो वो -1 पे चला जाएगा, जब आप एक्सपायर करोगे तो वो +1 पे चला जाएगा। तो सिर्फ एक डिफरेंस की वजह से एंट्री ऑफ गैसेस हो रही है, किसमें से? किसमें? एल्वियोलाई। थोड़ा सा भी मैंने पहले बताया था कि प्रेशर में हेर फेर और काम खराब हो गया। ये इसमें लिखा हुआ है कि जब आप इंस्पायर करते हो तो कितना एक जो है ना गैस जो है ना वो प्रेशर की वजह से वो लंग्स के अंदर जाती है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर का डिफरेंस किसके बिटवीन? डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर। जो प्लूरल मेम्ब्रेन का -5 था उसका और एल्वियोलर प्रेशर, उसका जो डिफरेंस है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपल्मोनरी। और यही डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या करे? इलास्टिक फोर्स ऑफ इन द लंग, कि लंग्स की जो इलास्टिसिटी है कि कभी वो कंट्रैक्ट कर रहा है, कभी वो रिलैक्स कर रहा है, वो इसी प्रेशर की बेस पे करता है। अगर ये प्रेशर डिफरेंस 0 पे आ जाए, ना हो, नहीं करेगा। कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे है ना? तो इसकी वजह से, इस डिफरेंस की वजह से लंग्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलास्टिक है, वो मूव कर देगा। वो बाहर की तरफ हवा भरो तो भूल जाएगा, हवा निकलेगी तो। कंप्लायंस क्या होता है? द एक्सटेंट टू व्हिच द लंग्स विल एक्सपैंड। ये गुब्बारे में हवा भरो, कभी ना कभी वो फटेगा ना, तो फटने से पहले जितना है उसकी वॉल्यूम उसने बर्दाश्त किया, उसको क्या कहेंगे? कंप्लायंस। तो लंग्स में भी एक हद तक ही आप जा सकते हो ना, हवा भर सकते हो, ठीक है। और वो लिखा हुआ कितनी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसके आगे सिंपल सा फिगर है, जब आप इंस्पायर करते हो हवा अंदर लेके जाते हो, ऐसे ही है ना, तो प्लूरल प्रेशर कितना होगा? नॉर्मल में तो -5 बताया था ना, 2.5 ऐड कर दो, तो यहाँ पे जरा अपनी पेंसिल से खींच के यहाँ तक लेके आओ, बनता है 7.5? बनता है कि नहीं बनता? मैंने भी तो 7.5 ही पढ़ाया, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद जब एक्सपायर करते हो, जब आपने सांस निकालना है तो किधर तक जा रहा है? -5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एल्वियोलर प्रेशर नॉर्मल, जब आप क्या कर रहे हो? इंस्पायर कर रहे हो तो कितना आ रहा है? तो यहाँ से लेके खेचो जहाँ पे -1 आ रहा है, और जब आप क्या कर रहे हो? एक्सपायर कर रहे हो, ऊपर ले आओ, कितना आ रहा है? 1। इनका, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो क्या है?
ट्रांस, और ये ही डिफरेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिंपल से, कोई परेशानी नहीं है। ये डेफिनेशन है बड़ी इजी सी है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जितना आप सांस लेते हो और जितना आप सांस बाहर फेंकते हो, जितना वॉल्यूम गैस का आप इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो, उसको क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना आप फोर्सफुली सांस अंदर लेके जा सकते हो। कहते हैं ना लंबे लंबे सांस लो, फोर्स से जितना मर्जी आप फोर्स लगाओ, फोर्स के बाद मैक्सिमम फोर्स लगाने के बाद जितना आप एयर को अंदर इन्फ्लेट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व। इसी तरह क्या होगा? एक्सपायरेटरी होगा कि जितना जोर से आप एक्सपायर कर सकते हो। कोई ना कोई वॉल्यूम निकालोगे ना, सांस अगर लोगे तो कोई ना कोई वॉल्यूम अंदर लेके जा रहे हो ना, फोर्सफुली अगर लेके जा रहे हो तो रिजर्व वॉल्यूम हो गया इंस्पायरेटरी, अगर नॉर्मल है तो सिंपल सा टाइडल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये आगे एक्सपायरेटरी हो गया। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? कि जो मर्जी हो जाए, जितना एक गैस अंदर एयर अंदर रहती है, जो रहेगी तो रेजिड्यू हो गया ना। रेजिड्यू का मतलब यही होता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? रेजिड्यू। यार अगर आप एनिमल की लिस्ट पकड़ोगे तो जाहिर बात है लंग्स का डिफरेंस होता है, तो वो आप एक देख लो कि कैटल में कितना होता है, डॉग में कितना होता है, तो वो डिफरेंस उसमें होगा। कॉन्सेप्ट आपका ये होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, और ये कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हवा हमेशा रहती है लंग्स के अंदर, अगर नहीं रहेगी तो अच्छा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनका जो प्लस है उसको क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब इसी को समझने में कोई मसला नहीं है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि जितना एक वॉल्यूम पड़ा, उसके बाद क्या है? टाइडल वॉल्यूम भी आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, तो दोनों अगर प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के टोटल इंस्पायरेशन के बाद कितना है वॉल्यूम। उसके बाद क्या? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कि आपने रेजिडुअल में क्या क्या चीज आएगी फंक्शनल में? एक तो आपने जो हवा निकाली थी, इंस्पायर करनी थी रिजर्व वॉल्यूम में, वो गई। दूसरा रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस हो गया। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी प्लस वाइटल कैपेसिटी जोड़ने वाली, मतलब जितनी चीजें हैं उनको जब आप प्लस करोगे तो